मेरे खिलाफ 3 दिन तक मीडिया ट्रायल चला था कि देखिए ये मुख्यमंत्री बेशर्मी की हद पार कर रहा है, गरीबों का अपमान कर रहा है। मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, 2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए वह बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूँ देखो वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। युवाओं से मैं इस बारे में जरूर कहूंगा कि उसको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। आलोचना सकारात्मक भाव के साथ होता है तो आलोचक की गरिमा बढ़ती है, आलोचना नकारात्मक भाव के साथ होता है तो उसकी गरिमा भी और उसकी विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी होती है, हमारी नहीं। हम अच्छी आलोचना को स्वीकारें और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है, आजकल के आधुनिक युग में, डिजिटल युग में जो हमारा सार्वजनिक जीवन है वो पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, और जो आज का युवा है वो सोशल मीडिया की टिप्पणी, नकारात्मक ट्रोलिंग, असफलता और आलोचनाओं से अक्सर प्रभावित होकर मानसिक दबाव महसूस करता है। पर आपने इन परिस्थितियों का सामना दशकों से कैसे किया, और मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आपका हमारे लिए क्या संदेश है? और दूसरा प्रश्न ले ले माननीय मुख्यमंत्री। यहाँ मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आइए पूछिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपको मेरा सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम निर्भय है, मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से हूँ। मैं मेडिकल का कोर्स करता था, तो मेडिकल की नर्सिंग के दौर में जो हमने पढ़ाई की थी, 40 साल के पूर्वांचल में जो 40 साल थे उसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी थी, एक सांप की तरह वो यहाँ पे पड़ी हुई थी पूर्वांचल में। आपके सुशासन ने उसे उखाड़ फेंक दिया, ठीक है। तो एक प्रशासक के रूप में आपका उस मेडिकल सिस्टम को ठीक करने का नेतृत्व क्या था, जिससे कि हम स्टडी कर सकें और उसकी पढ़ाई कर सकें? देखिए दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न था जो बाबा विश्वनाथ की धरती से आया है, वह प्रश्न है उन बच्चों के लिए जो इंसेफ्लाइटिस से कालकलवित होते थे, और दूसरा प्रश्न है जो हमारा युवा है उनसे संबंधित कि नकारात्मक सोच के कारण या नकारात्मकता के कारण आलोचनाओं आलोचनाओं के कारण जो एक नेगेटिविटी बनती है, उसके कारण जो युवा हतोत्साहित हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है असफलता के कारण, इन दोनों के बारे में, और दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो बच्चे कालकलवित होते थे, इनकी जो एज ग्रुप थी, जो आयु थी, ये 1 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष के बीच की थी आयु। और उत्तर प्रदेश के लगभग 36 जनपद ऐसे थे जहां इस बीमारी से मौतें होती थी, उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद ज़्यादा थे। 40 वर्ष से बीमारी से मौतें हो रही थी। मेरा मानना है 40 वर्ष में लगभग 50,000 बच्चों की मौत हुई है। बहुत बार अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। इस बीमारी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत मैंने की थी एक सांसद के रूप में। संसद में मैं इसके खिलाफ लड़ता था, इसको मुद्दे के रूप में उठाता था, सड़कों पे आंदोलन करता था, सरकारों का ध्यान आकर्षित करता था। लेकिन जब मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मेरा एक मुद्दा मुझसे छिन गया था
अब मुझे उसको समाधान की तरफ ले जाना था। समाधान कैसे होगा? तो आंदोलन के दौरान मैं केवल मुद्दे उठाता नहीं था, उससे जुड़े हुए पक्षों के साथ बैठता भी था। यानी प्रश्न करने के पहले मैं उसके उत्तर के बारे में जानकारी लेता था, डॉक्टर्स के साथ बैठता था, समाजशास्त्रियों के साथ बैठता था, पीड़ित परिवारों के साथ बैठता था और उनसे पूछता था, बस समस्या है, समाधान क्या हो सकता है, ये भी बताओ। तो स्वाभाविक रूप से मेरे सामने दोनों चीजें थी, प्रश्न भी था, उत्तर भी था। तो मैं विपक्ष में था तो मैं प्रश्न उठाता था, तो सत्ता मेरे पास ही आई तो उत्तर भी मेरे पास था। और मैंने कहा, ये केवल स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं है, ये समाज से जुड़ी हुई समस्या भी है। मुझे याद है जब मैंने एक कैंपेन इसके खिलाफ प्रारंभ किया 2017 में, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी मेरे साथ में हैं। ये उस समय हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और ये मेरे साथ में कुशीनगर गए। मीडिया ने 3 दिन तक मेरे खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाया था, 3 दिन तक, क्योंकि मैंने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी? स्वच्छता से। हाथ धोने का कैसा क्या तरीका हो सकता है, स्वच्छता का क्या कार्य हो सकता है। हमने डिटॉल, इसमें हमारे साथ प्रायोजक था, तो डिटॉल की साबुन बांटनी शुरू की थी मलिन बस्तियों में। लोगों ने कहा था, मेरे खिलाफ 3 दिन तक मीडिया ट्रायल चला था कि देखिए ये मुख्यमंत्री बेशर्मी की हद पार कर रहा है, गरीबों का अपमान कर रहा है, उन मलिन बस्तियों में जाकर के उनको बता रहा कैसे हाथ धोने के बारे में बताना कोई तरीका है क्या? इस प्रकार की बातें हुई, 3 दिन तक चला था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने मुझसे कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा, उनका काम है बोलना, मेरा काम है कैंपेन चलाना, और ये चलेगा, हर वर्ष चलेगा। आप आश्चर्य करेंगे, कोविड में सबसे पहला काम क्या था? हाथ धोने की प्रैक्टिस। आपने देखे कि हाइजीन के प्रति कैसे अवेयर होना है, ये आपने उस दौरान देखा होगा। मैंने 12 विभागों की एक टीम बनाई। स्वास्थ्य विभाग को मैंने इसका नोडल विभाग बनाया और मैंने कहा सबकी जवाबदेही तय कर दी। स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा, पंचायती राज विभाग क्या करेगा, नगर विकास विभाग क्या करेगा, ग्राम्य विकास विभाग क्या करेगा, अन्य समाज कल्याण विभाग क्या करेगा, महिला और बाल विकास विभाग क्या करेगा, बेसिक शिक्षा क्या करेगी। इन सभी की जिम्मेदारी देने के बाद फिर मैंने कैंपेन शुरू किया और 15 दिन में मैं बैठक स्वयं भी लेता था। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में मुझे मालूम था कि बीमारी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव की तरफ ज़्यादा फोकस करती है, तो हर घर में हमने शौचालय थे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई और जवाबदेही तय की गई। अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम बनाए गए। कुपोषित बच्चों, हमें मालूम था कि भाई बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी, तो कुपोषित बच्चे और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान दिया गया। पोषण अभियान के अंतर्गत उनको समय पे पोषाहार मिले, इसके बारे में हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आप आश्चर्य करेंगे कि मात्र 2 वर्ष में हमने बीमारी को नियंत्रित कर लिया। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है, 0। इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित। तो एक पक्ष वह जब टीम वर्क होता है, सकारात्मक सोच के साथ हम समाधान की तरफ जाते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। समाधान सफलता देती है, समस्या नए प्रश्न देती है। हमने समस्या से अब समाधान की तरफ हम बढ़े और सफलता प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगी। मात्र 2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आप देखते होंगे, मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं,
2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूँ देखो, वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई माँ बाप ऐसा ना आता हो, और दोनों लोग आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों को देख करके, उनकी हंसी को देख करके मुझे अच्छा लगता था। पहले 15 जून से लेकर के 15 नवंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर परिवार में दहशत होती थी, पता नहीं कौन बच्चा इस बीमारी की चपेट में आ जाए। इसमें मृत्यु दर 20 से 25% थी, और जो बच्चा ठीक भी हो जाता था वह शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाता था, परिवार के लिए एक नया बोझ बन जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि ये डबल इंजन सरकार ने इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त किया। युवाओं से मैं इस बारे में जरूर कहूंगा कि उसको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप सोचो, अगर हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जो कैंपेन प्रारंभ किया था और 3 दिन तक का मीडिया ट्रायल चला था, अगर मैं उससे हिम्मत खो लेता तो कभी हम सफल नहीं होते, कभी नहीं होते। आलोचना ये जीवन का हिस्सा है, वो हमें सीखने की एक प्रेरणा देता है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, हमें वो सचेत भी करता है। हां, आलोचना सकारात्मक भाव के साथ होता है तो आलोचक की गरिमा बढ़ती है, आलोचना नकारात्मक भाव के साथ होता है तो उसकी गरिमा भी और उसकी विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी होती है, हमारी नहीं। हम अच्छी आलोचना को स्वीकारें और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। बुरी आलोचना यानी जो नकारात्मक भाव से की गई आलोचना है उसको नजरअंदाज कर लें। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति गंदगी की तरफ देखता नहीं है, चिल्लाने वाला चिल्लाता रहे, क्या दिक्कत आ रही है, अब अपना आगे बढ़ते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके अपने आप को उसके अनुरूप अपडेट करें, सफलता मिलेगी उसको। आत्मविश्वास कभी ना खोएं, विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास को बनाए रखेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह उसे नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं अभिषेक अस्थाना हूँ, मैं गुड़गांव से आता हूँ। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है जो $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसमें एक छोटा प्रश्न आता है कि जो एक आम नागरिक है जिसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यह एक विजन है। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक तरीका भी, लेकिन ये केवल सरकार के स्तर पर प्रयास करने से नहीं होगा। इसमें समाज के सभी पक्षों को जोड़ करके उस विजन को एक जन आंदोलन बना करके ही हम उसको सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक सपना था, कोई सोचता भी नहीं था 2017 के पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में कोई सोचे, ये एक सपना था।
और मैं आपको बता रहा हूं कि आज हर व्यक्ति कहता है यह एक हकीकत बन चुकी है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। हम लोग जब 17 में आए थे तो 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह मात्र 12 लाख करोड़ की थी। 25-26 में यानी मार्च 26 में यह बढ़कर के 36 लाख करोड़ को पार कर गई है। इकोनॉमी केवल बढ़ती नहीं, पर कैपिटा इनकम पर भी इसका असर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय 16-17 में यूपी के अंदर कुल 43,000 रुपये थी। आज यह 1,29,000 ये पार कर चुकी है। ये मार्च 26 की बात बता रहा हूं मैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, एक सकारात्मक वातावरण। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से हूँ। तो अरे महाराज जी 2019 में लखनऊ में यहीं पे युवा कुंभ का आयोजन हुआ था। तो वहाँ पे आपके भाषण के दौरान हम युवाओं ने नारे लगाए थे कि मंदिर जो बनवाएगा वोट उसी को जाएगा। तब आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि चिंता मत करिए, हम ही बनवाएंगे और जल्दी बनवाएंगे। तो जो वादा किया था रामलला से, वो वादा आपने निभाया है। जहाँ हुआ था जन्म राम का, मंदिर वही बनाया है। महाराज जी, इसके लिए हर अयोध्यावासी और पूरा हिंदू समाज आपका आजीवन आभारी रहेगा। महाराज जी, मेरा आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन अब अयोध्या में आपका आगे का क्या लक्ष्य है और आने वाले 10 वर्षों में आप अयोध्या को किस रूप में देखना चाहेंगे? जय श्री राम। देखिए, अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे, जाने से डरते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अयोध्या का मेरा पहला दौरा था, लोग मुझसे कहते थे अरे अब ये क्या कर रहे हैं। जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे थे तब भी लोग हमसे कह रहे हैं सब क्या कर रहे हैं आप एक बवाल अपने सिर में लेने जा रहे हैं। हमने कहा बवाल नहीं, समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं, समस्या का समाधान होगा। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी। मुझे तो अच्छा लगा कि आप सभी लोग अयोध्या भ्रमण करके भी आए हैं। देखिए, बदलाव उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता। पूर्व में आपने देखा होता अयोध्या को, गलियां बहुत संकरी थी। जो आज के दिन पे राम पथ है, धर्म पथ है या भक्ति पथ है, इनको आपने देखा होगा सभी सिंगल लेन से जुड़े हुए थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बिजली के तार झूलते थे और उसी में चलते चलते अगर कभी कोई बंदर भी टपक पड़े सिर में तो कोई भरोसा नहीं था। यह अयोध्या के एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। गंदगी, दुर्व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं। राम जी की पेड़ी, जब आप सरयू जी की आरती करने के लिए गए होंगे, राम जी की पेड़ी में जल, वहां से सरयू जी से जल तो आता था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। वो पौंड था, एक पौंड था, वो पेड़ी नहीं थी, पौंड था। वहीं जल सड़ता था, बदबू थी, अव्यवस्था सी थी। आज आप देख रहे होंगे, आप सोचो ना, भगवान राम हजारों वर्ष पहले आए होंगे पुष्पक विमान से, लेकिन अयोध्या वासियों को हजारों वर्षों में कभी विमान में बैठने का अवसर नहीं मिला।
आज वहाँ 4 लेन की चारों ओर से कनेक्टिविटी है, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से, नेपाल से, हर एक ओर से, यहाँ तक कि जनकपुर से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी है। डबल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। पहले मीटर गेज की लाइन थी, सिंगल लाइन थी, आज अयोध्या ब्रॉड गेज के डबल लाइन के साथ जुड़ी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है और वो महर्षि वाल्मीकि के प्रति विरासत का सम्मान प्रभु श्री राम से भी है, महर्षि वाल्मीकि जी से भी है। वहां पे जितने अतिथि भवन हैं उनका नाम निषाद राज के नाम पर। भगवान राम का सबसे पहले आतिथ्य भगवान राम को किसी ने दिया? निषाद राज ने दिया। भगवान राम के मित्र निषाद राज गुहा के नाम पर वहां के अतिथि भवनों का निर्माण, वहां के भोजनालय माता सबरी के नाम पर। अयोध्या उस विरासत का प्रतीक बना है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक ग्लोबल हब के रूप में अयोध्या उभर चुकी है। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जा चुका है। देश की जो पहली सोलर सिटी में से कोई एक है, उनमें से अयोध्या भी एक है। आज वहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट जलती है, जितने भी सरकारी भवनों में लाइट जलती है, सब सोलर से जो जनरेट होती है, उसी सोलर सिटी, उसी ग्रीन एनर्जी से वहाँ की सारी लाइटें, वहाँ पर जगमगाहट वहाँ अयोध्या के अंदर देखने को मिलती है। अयोध्या हर एक स्तर पर टूरिज्म का भी एक हब बने और टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहे हैं, आम नागरिक के जीवन में जो परिवर्तन वहाँ देखने को मिला है, उनकी जो इनकम बढ़ी है, उसका भी एक केंद्र अयोध्या बना है। मुझे अच्छा है, इस बात को अच्छा लगा मुझे। मैं राम भक्त तो इस बात से प्रफुल्लित है ही, लेकिन अब राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या ने वो मॉडल दिया है और आज यूपी के कमोवेश ज़्यादातर सिटी को हम और ज़्यादातर स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी हमारे केंद्र थे, उन सबको इस रूप में विकसित कर चुके हैं। आने वाले समय में अयोध्या में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और मेरा मानना है कि यूपी की इन संभावनाओं को, जो सर्विस सेक्टर में यूपी की संभावना है, यानी केवल हम लोगों को यहाँ के अन्नदाता किसानों के या निवेश और उद्यमिता के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सर्विस सेक्टर में यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो हमारे पास सबसे अच्छा है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म का है। अयोध्या है, काशी है, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, बौद्ध पर्यटन के केंद्र हैं, सर्वाधिक जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ के रूप में पहले तीर्थंकर से लेकर के और भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण भी उत्तर प्रदेश की धरती में पावागढ़ में हुआ था। ये सभी यूपी से जुड़े हुए स्थल हैं। तो मेरा मानना है यूपी की ताकत को भी हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना और अयोध्या ने उसकी शुरुआत की है।